रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज जो है झारखंड के वन संसाधन को पढ़ा जाए। झारखंड के भूगोल के अंतर्गत झारखंड के जल संसाधन हो चुके हैं, जलवायु भी हो चुके हैं। आज हम लोग वन संसाधन को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वन संसाधन के अंतर्गत जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, झारखंड के वन का सामान्य जानकारी पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर वन के प्रकार पढ़ लिया जाएगा, वनोत्पाद भी पढ़ा जाएगा, वन प्रबंधन पढ़ा जाएगा और वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार एक्ट 2006, इसको हम लोग हल्का टच करेंगे क्योंकि ये मुख्य परीक्षा का चीज़ है, वहीं पढ़ना उचित होगा। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा में जितना आ सकता है हम लोग उतना ज़रूर टच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, वन का स्टडी भी अगर आप सिस्टमेटिक वे में कीजिएगा तो बहुत ईजी है, और सिस्टम से नहीं कीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए सिस्टम से पढ़िए, ठीक है, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए, आपका जो है कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग झारखंड के वन के बारे में बात करते हैं। झारखंड एक जनजातीय राज्य है, जनजातीय बहुल राज्य है, ठीक है। भारत के अन्य राज्यों से कुछ राज्यों की स्थिति अलग होती है, जहाँ पर जनजातीय बहुल होते हैं, पहाड़ पर्वत पठारी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो पहाड़ पर्वत पठारी जनजाति का जो है गहरा संबंध जो है आपका वन से भी होता है। जहाँ पर जनजातियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर वनों का प्रतिशत अधिक होता है। पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में आप देख लीजिए, यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर आप झारखंड में भी देख लीजिए, जहाँ वन प्रतिशत अधिक है वहाँ जनजातियों का प्रतिशत भी अधिक है, जहाँ वन प्रतिशत कम है वहाँ जनजातियों का प्रतिशत भी कम है, ठीक है। इसलिए आप सीधा आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि जनजातीय समुदाय जो है वन का विनाशक नहीं है, वन का संरक्षक है, ठीक है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी उठा लीजिए, झारखंड से लेकर इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड के किसी भी देश, किसी भी कोना, हर जगह आपको लगभग यही डाटा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जनजातियों को वन से आप दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2006 में जो है आपका वनाधिकार अधिनियम लाया गया था, ठीक है। बहुत उचित था। जो ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया था उसको एक तरह से एक छोटा सा क्षतिपूर्ति था, लेकिन समस्या बहुत सारी है। वो मुख्य परीक्षा की चीज़ है कि आखिर किस सीमा तक जो है झारखंड में लागू हो पाया है वनाधिकार अधिनियम, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में वन की क्या स्थिति है, ठीक है। सामान्य जानकारी के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, आप जानते हैं झारखंड का एरिया कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें फॉरेस्ट जो आपका फैला हुआ है 23,611.50 किलोमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसको अगर आप परसेंटेज में बात करते हैं तो 29.62% है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट, भारत का जो रिपोर्ट आया था 2019, ठीक है, उसके अनुसार ये है, क्लियर। झारखंड के संदर्भ में था आपका इतना वन है, टोटल एरिया का, झारखंड के टोटल एरिया का 29.62% है। और अगर पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत जो है वन भारत में है, तो पहले जहाँ ज़्यादा था 2000 से पहले 3.5% के आसपास था, आज जो रह चुका है, ये जो नया रिपोर्ट आपका आया है उसके अनुसार क्लियर है कि 3.3% ऑफ टोटल एरिया फॉरेस्ट
टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? इंडिया में जितना आपका फॉरेस्ट है उसका 3.3% जो है झारखंड में है। अभी भी ठीक ठाक है एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 2 बार वन नीति बना है इंडिया में, एक बार अंग्रेजी काल में 1927 में और दूसरी बार स्वतंत्र भारत में 1988 में। वन नीति कब कब बना है भारत में? 2 बार बना है। 1927 में एक बार बना है और दूसरी बार बना है 1988 में। वन नीति पर हम लोग डिटेल अभी नहीं जाने वाले हैं, ज्योग्राफी का चीज़ है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है 1927 से ही, ठीक है, कि वनों को जो है 3 प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। तो झारखंड भी तो भारत का हिस्सा है, उसी नीति का हिस्सा है। तो यहाँ के वन भी जो है 3 पार्ट में बट गए हैं। ठीक है, कौन कौन पार्ट हैं उसको देखिए। पहला जो है सुरक्षित वन, दूसरा जो है संरक्षित वन, और तीसरा जो है अवर्गीकृत वन। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, कंफ्यूजन यहां मत कीजिएगा। इसी को बोलते हैं आरक्षित वन, इसी को बोलते हैं रक्षित वन। रक्षित वन आए, आरक्षित वन आए या सुरक्षित वन आए, सारा चीज जो है एक ही होता है। ठीक है, या फिर आपका अगला जो पार्ट है संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब जो है आपका सुरक्षित वन और संरक्षित वन कितना कितना % है उसको देख लीजिए। ये जो है आपका 18.26% है। क्लियर? सॉरी 81 और ये जो है 18.60% है और ये जो है इतना %। क्लियर? जितना भी वन है झारखंड में, क्लियर, जितना को वन जो आपका 23,611.5 किलोमीटर स्क्वायर का, इतना % जो है आपका 81.626% जो है आपका सुरक्षित वन में है। ठीक है, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए सुरक्षित और संरक्षित में। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हल्का सा यहाँ पर डिस्कशन कर देना उचित होगा। सुरक्षित और संरक्षित वन, पहला चीज़ तो जान लीजिए कि सरकार के अंडर में होता है। ठीक है, वर्तमान नीति 1988 के अनुसार इस सरकार के अंडर में होता है। अवर्गीकृत वन जो है सरकार के अंडर में नहीं होता है। अवर्गीकृत वन क्या होता है? आप कहीं भी देख रहे हैं, शहर में पेड़ है या गांव में, या आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, आसपास जो पेड़ पौधा दिखता जाता है, ठीक है, वो सारे जो हैं कैलकुलेट कीजिएगा तो उस सब अवर्गीकृत वन में आएगा। क्लियर? और यहाँ पर जो आपका होगा सुरक्षित वन, यहाँ पर वनों की कटाई और चराई, पशुओं का जो चराया जाता है, ये दोनों जो है सरकार की अनुमति से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति होती है अगर सरकार अनुमति पत्र दें उसी स्थिति में। लेकिन यहाँ पर संरक्षित वन, यहाँ पर किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। सरकार सामान्यतः अनुमति नहीं देती है। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत थोड़ा बहुत अनुमति मिल जाएगा। लेकिन 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, न ही संरक्षित और न ही सुरक्षित वन में पेड़ काटने को आपको अनुमति मिलेगा। गौण उत्पाद आप यूज कर सकते हैं, जैसे पत्ता यूज कर सकते हैं, सूखा हुआ टहनी गिरा हुआ है, पेड़ को सूख करके गिर गया, ठीक है, औषधि के लिए जड़ी बूटी यूज कर सकते हैं, बांस वगैरह यूज कर सकते हैं, घास वगैरह यूज कर सकते हैं, सब थोड़ा बहुत यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पत्थर वगैरह लाते हैं वो सब भी चलेगा, लेकिन पशुओं को नहीं मार सकते हैं और पेड़ को नहीं काट सकते हैं, न इस वन में न इस वन में। और दोनों, इस वन में भी आपको अनुमति का जरूरत है, इसमें सामान्यतः अनुमति नहीं दिया जाता है। और कितना कितना % है झारखंड में, क्लियर हो गया? याद रखने के लिए 81 और 19 कर लीजिएगा, 81
अरे 19, क्लियर। इसका तो बहुत नगण्य है, तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। तो ये हुआ आपका वन का पार्ट्स। आगे आते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 क्या कहता है कि झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वन है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ही है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत वन का, क्लियर। क्षेत्रफल में आपका आएगा वेस्ट सिंहभूम सर्वाधिक, ठीक है, और सबसे कम जो आएगा जामताड़ा। सबसे कम एरिया जो है जामताड़ा का, सबसे अधिक वेस्ट सिंहभूम का, और परसेंटेज में लातेहार जो है सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है? लातेहार में। सबसे कम वही जामताड़ा। लातेहार के साथ साथ पलामू, गढ़वा इत्यादि में भी, गिरिडीह इत्यादि में भी 1% अत्यधिक है। गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, क्लियर, चतरा और लातेहार, ये सब ऐसे 5 जिले हैं कि जो नाम मैंने बताया 5 जिले हैं जिनका राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पहला राष्ट्रीय औसत से ही नहीं अधिक है, 33% से अधिक है। जो रिक्वायर्ड है 1988 के वन नीति में कि 33% पर्यावरण संतुलन के लिए होना चाहिए, तो हमारे झारखंड में 5 ऐसे जिले हैं जहां पर 33% से अधिक वन है, क्लियर। वो जिला है आपका चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और गिरिडीह, क्लियर। और इसके अलावा ठीक 33% के आसपास एक आपको जानना है 33% से अधिक, एक 33%, तीसरा जो जानना है 33% से कम। यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, और रेस्ट डिस्ट्रिक्ट नीचे हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन है? पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग, क्लियर। 33% के एवरेजली हैं, और इधर जो आपका 30% से कम है, जिसमें थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि आपका रांची भी इसी में है, शहरीकरण का प्रभाव दिखता है। लोहरदग्गा भी इसी में है, गुमला, सिमडेगा वगैरह भी जो है आपका इसी में है। 33% से कम में ही आपका आ गया है, ठीक है। अब बाकी जो आपका जामताड़ा, संथाल परगना का क्षेत्र हो, हजारीबाग ठीक ठाक है, कोडरमा गड़बड़ है थोड़ा, क्लियर। तो सारे क्षेत्र जो हैं आपका इसमें से आएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको 3 पार्ट में बांट लेना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रकार नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए कि पतझड़ वन है, डिसिडियस फॉरेस्ट है, और पतझड़ वन को ही आप जो है 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पतझड़ वन है, इसी को आप आर्द्र में बांट सकते हैं और शुष्क पतझड़ वन में बांट सकते हैं। वेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो वनों के ही 2 प्रकार हैं, और इसका जो डिफरेंस है उसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक मैप डाल देना है, मुख्य परीक्षा में अगर आता है। और डिफरेंस जो है आप सामान्य रूप से नहीं कीजिएगा, 2 पार्ट में करके कीजिएगा। और ऊपर या नीचे या साइड में तो नहीं होगा, 2 पार्ट हो जाएगा। ऊपर या नीचे जो है एक मैप जरूर आपको दे देना है, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से फटाफट बन जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का काम है। चलिए, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, झारखंड के संदर्भ में, ओके। पहला में जो लिखना है वर्षा, पहला अंतर यही है झारखंड के संदर्भ में। पहला अंतर है 120 सेंटीमीटर से जहां पर ज़्यादा वर्षा होता है उसको आर्द्र में शामिल कर लिया गया है, और 120 से जहां पर कम होता है उसको क्या किया गया है? 120 सेंटीमीटर से कम। यही है आपका मानक, क्लियर। ऊंचाई
सघनता पेड़ की, ओके। पेड़ की ऊंचाई सघनता यहाँ क्या होगा, आर्द्र पतझड़ वन में ज़्यादा होगा, ज़्यादा ये ऊंचे होंगे क्योंकि ज़्यादा वाटर मिलता है इनको, पहला। और दूसरा, ये ज़्यादा करीब करीब होंगे, उसी को कहा जाता है सघनता। क्लियर। तो डेंसिटी एंड हाइट क्या होगा, इसका अधिक होगा और इसका कम होगा। क्लियर, इसी संदर्भ में है। पतझड़ का मौसम, पतझड़ का मौसम जो होता है मार्च के अंत में, अंतिम सप्ताह, और अप्रैल के प्रथम सप्ताह। ज़्यादा लंबा पतझड़ मौसम नहीं होता है आर्द्र वनों का। ये जो है आपका मार्च का अंतिम सप्ताह में, यानी कि रख लीजिए 22-23 मार्च के बाद से। क्लियर। जब आपका विषुवत रेखा में आ जाता है सूर्य 23 मार्च को, तब से आप रख लीजिए। तो 23 से 31 मार्च तक हो गया, और उसके बाद 7-8 अप्रैल तक ये हो गया आपका पतझड़ का मौसम, 15-16 दिन का। लेकिन इसका पतझड़ का मौसम जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रख लीजिए। क्लियर। और इसको आप रख सकते हैं 23 मार्च से 8 अप्रैल तक, 8-10 अप्रैल। क्लियर। 15-20 रोज एवरेजली रखे, उसका 1 महीना के एवरेजली आप रख सकते हैं। अगला जो आपको अंतर करना है, क्षेत्र, क्षेत्र आखिर दोनों का कहाँ कहाँ है। तो सिंपल समझ लीजिए कि इसका क्षेत्र ऐसे जगहों में है जो वर्षा का वितरण मैंने दिखाया था पिछले क्लास में, तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है उन क्षेत्रों में है। तो पाट प्रदेश, पलामू का साउथ, ओके, लातेहार, लोहरदग्गा, सिमडेगा, गुमला, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला रख सकते हैं, पपुस। उसके अलावा रांची, खूंटी, रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, ठीक है। कोई जिला छूट तो नहीं रहा ना, छूट जाएगा तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर नॉर्थ पार्ट का झारखंड का आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। उसमें आपका गढ़वा आ जाएगा, नॉर्थ पलामू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हजारीबाग का नॉर्थ पार्ट आ जाएगा, कोडरमा आ जाएगा, ठीक है। गिरिडीह का कुछ पार्ट्स आएगा, हालांकि उसको हटा दीजिए, वहाँ पर वन भी अच्छा खासा है। उधर गोड्डा आ जाएगा आपका, देवघर आ जाएगा। तो इतना जिला को आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है शुष्क पतझड़ वन में। क्लियर। इसके बाद जो आपको करना है इसमें अंतर पेड़ों के आधार पर, कि कहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए पेड़ जो है लगभग सेम पाया जाता है दोनों जगह में, अंतर है ऊंचाई और सघनता का। अगर साल पेड़ यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ पर भी पाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ का साल पेड़ देखिएगा साउथ झारखंड का आर्द्र पतझड़ वन वाले का, तो ज़्यादा ऊंचा होगा और ज़्यादा सघन होगा, ज़्यादा सामने सामने होगा। और इधर जाइएगा नॉर्थ झारखंड में जाइएगा, तो अगर साल पेड़ कहीं मिलता भी है तो दूर दूर होगा और उसका हाइट जो है घट जाता है। तो एक अंतर उसके आधार पर आप कर सकते हैं। पांचवा नंबर जो होगा वृक्ष, झाड़ियां।
जो झारखंड में रहते हैं, बस साउथ झारखंड में रहते हैं, तो जो जो पेड़ आसपास दिखता है बस याद कर कर लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखना है साल। कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा, साल को ही सखुआ बोलते हैं, ठीक है। सागवान, शीशम, उसके बाद जो जो दिखता है आपको आसपास में, पलास हो गया, आम, कटहल, जामुन, इसके बारे में स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये सदाबहार में आते हैं, इनका पत्ता सामान्यतः नहीं गिरता है कोई खास सीजन में। विशेषता है ना झारखंड का, आम, कटहल और जामुन, इसका पत्ता जो है सामान्यतः कभी नहीं देखिएगा कि पूरा खाली हो गया है, ठीक है। बैर मिल जाएगा, कुसुम मिल जाएगा, आंवला, महुआ बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड का, महुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए करंज मिलता है, करंज का दंतवंत से मुंह धोए हैं ना, ठीक है। 5वां नंबर में यहाँ पर आपको सारा मिलता है, ठीक है। इधर जितना है ये सारा मिलेगा ही, क्लियर। प्लस आबनूस, बांस, खैर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलता है बांस, यहाँ भी मिलता है, क्लियर। यहाँ विशेष रूप से इसका विवरण जरूर दीजिएगा। अबनुस, बांस और खैर का, जो कि शुष्क पतझड़ वन में मिलता है, इस सबको कम पानी का ज़रूरत होता है, ठीक है। अबनुस, बांस और खैर को, तो ये आपका डिफरेंस हुआ, क्लियर। एक चीज़ और जो है आपका झाड़ियाँ, झारखंड के संदर्भ में याद रखिएगा, चाहे ये वन हो या ये वन हो, ठीक है, आर्द्र या शुष्क हो, झाड़ियाँ हर जगह मिलती हैं। अपने जो बचपन से यहाँ रहे हैं झारखंड में, हर जगह झाड़ी मिलता है। झाड़ी का एक गुण है, वह आम, कटहल और जामुन की तरह सदाबहार होता है। कभी देखे हैं कि झाड़ी जी का पत्ता जो है गिर गया है, हरा नहीं रहा, ठीक है, उसका नहीं होता है, जितना भी गर्मी क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि उनको कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक लास्ट लेयर जो होता है घास का होता है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो झाड़ी हो गया दोनों जगह, और यहाँ पर जो है आपका एक गम्हार लिख सकते हैं, क्लियर। गम्हार से नगाड़ा, ढोल वगैरह बनता है जनजातीय समुदाय के द्वारा एवं अन्य समुदाय सदानों के द्वारा, ठीक है, जो अलग अलग अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। जब वाद्य यंत्र में पढ़ा रहा था जेपीएससी पेपर 2 के लिए, तो वहाँ पर ये आया था गम्हार लकड़ी का प्रयोग, कटहल लकड़ी का प्रयोग, ठीक है। तो इस ढंग से जो आपका है ये दोनों में डिफरेंस है। अब मैप में थोड़ा देख लीजिए कहाँ पर है। मैप आपका झारखंड का बन चुका है, ठीक है। अब आपको वन को दिखा देना है यहाँ पर कि कहाँ पर है, क्लियर। तो ये जो इलाका होगा ये होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो सेक्शन है
120 सेंटीमीटर से कम का सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का सेक्शन है। क्लियर? यहाँ जो आपका आएगा नॉर्थ वेस्ट झारखंड, नॉर्थ मिडिल झारखंड और संथाल परगना का वेस्ट पार्ट, और यहाँ पर जो आएगा मिडिल झारखंड, साउथ कंप्लीट झारखंड और पूर्वी सीमांत पट्टी, ठीक है, जो नॉर्वेस्टर के प्रभाव में रहता है। यहाँ अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, ऊपर से साहेबगंज से लेकर के जामताड़ा तक, सरायकेला तक, ठीक है, अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो आपका है आर्द्र वन पाया जाता है। और कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आर्द्र पतझड़ वन के बारे में, क्योंकि वहाँ तुलना में से नहीं दिया जा सकता था। क्या ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से। झारखंड में जो वन है वो प्रभावित होते हैं मिट्टी से, वर्षा से और चट्टानों से। कैसा चट्टान है वहाँ, क्लियर? एक और चीज़ है आपका ढाल से, स्लोप से, ठीक है, रेनफॉल, सॉइल, रॉक्स एंड स्लोप, ठीक है। इन चारों चीज़ों से जो है झारखंड के वन की सघनता और प्राप्ति जो है प्रभावित होती है। और इन्हीं चारों चीज़ों के आधार पर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे कि जो आर्द्र पतझड़ वन है उसमें क्या क्या परिवर्तन, वृक्षों के प्रकार में परिवर्तन क्यों आ जाया करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी स्थान पर फाइलाइट चट्टान है, सिस्ट और फाइलाइट में बदल गया है ना आगे, नहीं, बहुत जगह फाइलाइट सिस्ट पाया जाता है, ठीक है। भूगर्भिक में बताया था मैंने, फाइलाइट चट्टान है तो वहां पर साल के साथ जो है बांस की प्राप्ति होगी। क्लियर? कहीं लावा का चट्टान है, जैसे राजमहल क्षेत्र और पाट क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में मैंने बताया था कि लावा चट्टान है, ठीक है, तो वहां पर बांस नहीं मिलता है। लावा चट्टान जहां रहेगा बांस नहीं मिलेगा, और फाइलाइट रहेगा तो मिलेगा। अगला जानिए, मान लीजिए कि गहरी घाटियां हैं, ठीक है, या समतल भूमि है, तो वहां पर जो आपका मिलेगा साल वृक्ष या कोई भी अन्य वृक्ष बहुत ही सघन मिलेगा, ऊंचा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सॉइल का लेयर जो होता है काफ़ी ऊंचा होता है। अपर्दन का शिकार ऐसे स्थानों में नहीं होता है। जैसे आप सारंडा का क्षेत्र ले सकते हैं, क्लियर, चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिला का क्षेत्र जो है, ठीक है, गोलकेरा हुआ, मनोहरपुर हुआ, ठीक है, तो इस सारे क्षेत्र में साल जो है आपका सघन, बहुत ज़्यादा सघन पाए जाते हैं। और मान लीजिए कि अगर इस साइड लिख देता हूं, ढाल युक्त है क्षेत्र, तो भले ही आपका इधर हो, ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन में हो, तो साल के साथ जो है आपका सलाई, आंवला, सलाई और आंवला का पेड़ मिलेगा, ठीक है। फाइलाइट बांस, लावा बांस नहीं, ठीक है। गहरा है तो साल वृक्ष सघन होगा, ठीक है। और अगर ढलावदार है तो वहाँ पर एक विशेषता है, साल वृक्ष की हाइट जो है कम होगी, सघन नहीं होगा। साथ में आंवला और सलाई जैसे वृक्ष, सलाई मैंने जिससे माचिस बनता है, ठीक है, सलाई जैसे वृक्षों की प्राप्ति होती है। एक और आपका वृक्ष यहाँ से प्राप्त हुआ है, वहाँ पे लिस्ट में जोड़ लीजिएगा, सेलम, ठीक है, सेमल वृक्ष जो है आपका प्राप्त होता है झारखंड से, ठीक है। वो थोड़ा सा हल्का होता है। सबई घास भी प्राप्त होता है झारखंड में, ठीक है, तो कागज़ और लुगदी उद्योग में काम देता है। सेमल भी हल्का होता है तो पैकिंग वगैरह में काम देता है, ठीक है, पैकिंग का डब्बा बनाने में, माचिस बनाने में, बच्चों का खिलौना वगैरह बनाने में, ठीक है। तो सब चीज़ इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सेमल वृक्ष को। सेमल जो है साल से अलग होता है, साल और सखुआ जो होता है एक होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग झारखंड के वनोत्पाद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
जब वन है तो वन उत्पाद होंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो वन उत्पाद में आपका शामिल है मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद में जो आपके आएंगे महुआ, साल, सेमल, सागवान, शीशम। क्लियर? महुआ, साल, सेमल, सागवान, शीशम। गौण उत्पाद में आपके आ जाएंगे साल पत्ता, साल पत्ता, केंदू पत्ता, जड़ी बूटी औषधि, लाह, कत्था, रेशम। आपने देख लिया इन सारे उत्पादों को। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। पहले हम लोग जानते हैं महुआ के बारे में, ठीक है। महुआ जो होता है आपका, इसका फल, फूल, फूल से जो निकलता है शराब और फल से जो निकलता है तेल। इसके अलावा इसके लकड़ियों का भी तरह तरह से यूज होता है, जलावन के रूप में यूज होता है, मजबूत होती है लकड़ियाँ, ठीक है। और महुआ को अगर आप इसके फूल फल को रखते हैं तो घर में अगर संरक्षित रखते हैं तो हाथी इससे भी आकर्षित होते हैं, जो आपदा का कारण बन सकते हैं। उसके गंध से उन लोग आकर्षित होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महुआ का तो प्रचलन गांव घर में आपका देखते ही हैं, कई परिवारों को यह तबाह कर चुका है इसके द्वारा निर्मित शराब, ठीक है। अब आते हैं साल। साल, सागवान और शीशम ये बहुत ही मजबूत लकड़ियां मानी जाती हैं। हालांकि साल जो है सबसे, साल को ही सखुआ बोलते हैं, सबसे कठोर लकड़ी होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है आपका? घर बनाने में, चौखट बनाने में, दरवाज़ा बनाने में, ठीक है। और ऊपर का आपका जो है लिंटल वगैरह बनाने में बहुत सारा आपका यूज हो सकता है। उसके अलावा जो है रेलवे स्लीपर बनाने में, रेलवे स्लीपर आपने 3 टाइप का देखा होगा, एक सीमेंट का रहता है, एक लोहा का रहता है, एक लकड़ी का भी रहता है। तो ये साल, शीशम या सागवान का वो हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा इसका जहाज, बड़े बड़े जहाज निर्माण में भी साल, शीशम और सागवान का प्रयोग होता है। तरह तरह के फर्नीचर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। कठोर ज़्यादा साल होता है, मजबूती लगभग तीनों का बराबर होता है, ठीक है। आगे आइए, सेमल, सागवान, शीशम। सेमल पर आइए। सेमल का लकड़ी जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए इससे पैकिंग की सामग्री, माचिस के बॉक्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, बच्चों के खिलौने बनाए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा यूज आपका था इसका। यहाँ आइए, साल का पत्ता से क्या बनता है? पत्तल बनता है, जो भोज वगैरह में पहले यूज होता था, आजकल तो यूज नहीं होता है, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल था साल का पत्ता, लेकिन आजकल जो यूज होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, प्रदूषण पैदा करता है। केंदू पत्ता, केंदू पत्ता से बीड़ी बनता है, ठीक है। छोटे छोटे गांव में भी, यहाँ पर झारखंड में, साउथ झारखंड में देखिएगा जहाँ केंदू मिलता है ज़्यादा, कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है, रांची क्षेत्र में, गुमला, सिमडेगा इत्यादि क्षेत्र में, तो वहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी बीड़ी की फैक्ट्रियाँ जो हैं मिल जाया करती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को, खास करके मजदूरों के स्वास्थ्य को भारी हानिकारक होती है ये बीड़ी फैक्ट्री जो होते हैं। उसके अलावा जो है औषधि, बहुत सारे यहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो अलग अलग औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाह, ठीक है, लाह का विकल्प जो है इसे मार्केट में आ चुका है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है सीमित है, ठीक है। लेकिन फिर भी चूड़ी बनाने में आपका, या विद्युत रोधक जो भी आपका अप्लायंस बनाने में, क्लियर। उसके अलावा प्रसाधन की सामग्रियों बनाने में, रंग बनाने में, सिल्क को रंगने के लिए रंग बनाने में इत्यादि में अभी भी प्रयोग इसका हो रहा है। कत्था जो है पलामू क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, लातेहार के जंगलों में, ठीक है। इसका भी अलग अलग टाइप का यूज है। आप सबसे पॉपुलर यूज है कि पान वगैरह में खाते हैं। रेशम, रेशम के कीड़े जो हैं पालन झारखंड में होते हैं, तसर रेशम का बहुत अधिक प्रचलन है, ठीक है।
तो यहाँ पर रेशम का कीड़ा का पालन किस किस पेड़ में किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। बेर, पलास, पीपल पेड़ है ना, कुसुम, ये सब पेड़ में जो है रेशम के कीड़ों का अच्छी तरह से पालन होता है। वृक्ष का सीरीज में जो है एक पीपल और वट वृक्ष छूट गया है, उसको भी जोड़ दीजिएगा। ये भी मिलता ही है झारखंड में, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है लेकिन मिलता है, जोड़ सकते हैं। अक्सर जहाँ तहाँ आपका मंदिर के आसपास पीपल हुआ, वट वृक्ष हुआ, नीम पेड़ हुआ, मिल ही जाता है, ठीक है। और गौण उत्पादों में आपका चाहे साल हो, करंज हो या नीम हो, इसका जो है मुंह साफ करने में दतवन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ झारखंड के वन उत्पाद। अब हम लोग चलते हैं वन प्रबंधन झारखंड में। वन प्रबंधन को पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि वन की उपयोगिता, महत्व आखिर क्या है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं, मैं बस रिकॉल करा देता हूं। एक तो आपका है मृदा संरक्षण में, जल संरक्षण में। जल संरक्षण जब होगा तो वाटर लेवल जो होगा, ग्राउंड वाटर लेवल, वो क्या होगा, ठीक ठाक होगा, हाई होगा ना। इसके अलावा जो आपका है वन्य जीव संरक्षण में, तापमान को अनुकूलतम बनाए रखने में, वर्षा ठीक ठाक करता है ये, ठीक है, वर्षा कराने में। और क्या हो सकता है, पर्यावरण सौंदर्य, और क्या हो सकता है, वनोत्पाद देते हैं ये, पर्यावरण सौंदर्य के साथ संतुलन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के साथ आप एस्टीज के संरक्षण भी कर सकते हैं। जो आदिम जनजाति हैं उनके संरक्षण के लिए भी वन की उपस्थिति जो है आवश्यक है। बहुत सारे जो है वन उत्पाद आपके मिलते हैं। मृदा संरक्षण के साथ मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका वन का महत्व है, क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आज ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हो रही है, अगर हमारे 33% वन रहते भारत में, ठीक है, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती, ठीक है। तो ऑक्सीजन देने में जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो वन का महत्व वहाँ भी है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा वन होगा वहाँ ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा, वहाँ आप टहलते हैं, घूमते हैं या वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब प्रदूषित शहर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जो है आप जितना भी मेहनत कर लीजिए अपने स्वास्थ्य पर, बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ पाता है। अब प्रबंधन पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसका इतिहास पुराना है, अंग्रेजी काल से इसका शुरुआत होता है। हालांकि अंग्रेज के द्वारा शोषण पर, अवशोषण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था वनों का, लेकिन फिर भी 1882 से 1885 के बीच वनों का कितना विनाश हुआ है झारखंड में, इसके लिए जेफ हैविट के द्वारा एक स्टडी किया गया था, ठीक है। इसमें पता चला था कि वनों का भारी विनाश हो रहा है। फिर इस रिपोर्ट को जो है दबा दिया गया। अंततः 1909 में सरकार के द्वारा वनों की सुरक्षा पर एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। किस सरकार के द्वारा? बंगाल, 1909 में।
वन सुरक्षा पर एक समिति का गठन किया गया। झारखंड उस समय बंगाल में ही था, क्लियर, बिहार अलग नहीं हुआ था बंगाल से, ठीक है। तो वनों की सुरक्षा की समिति का गठन किया गया, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रयास किया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तो उस समय सरकार के अधीन कोई वन नहीं था। ऐसी बेकार व्यवस्था अंग्रेजों ने बना रखी थी, ठीक है, कि सारे के सारे वन जो थे झारखंड के लगभग प्राइवेट थे। कितने? 95% निजी वन थे। क्या हाल उन लोग करते होंगे आप खुद समझते हैं, ठीक है। उसके बाद 1982-83 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आया झारखंड के लिए, ठीक है, और कृषि वानिकी कार्यक्रम कंबाइंडली, जिसमें लोगों की भागीदारी जो है वन के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी के तहत और कृषि वानिकी के तहत किसानों की भागीदारी को बढ़ाने, यानी कि खेती भी कीजिए और आसपास जो भी खाली ज़मीन है वन वगैरह लगाइए। तो इन दोनों के प्रयासों के द्वारा वन वृद्धि में प्रयास करने का कोशिश किया गया। इसी दौरान यह भी आकलन किया गया कि झारखंड में लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र जो हैं ऐसे हैं जो बहुत ही निकृष्ट हो चुके हैं, क्लियर, वन कहना ही बेकार है। तो इनको जो है डेवलप अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो झारखंड में जो है वनों की वृद्धि अत्यधिक हो सकती है। जो अंत में आपका एक प्रयास आया, वो आया 10वीं पंचवर्षीय योजना FYP में, 5 ईयर प्लान में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्लान आया कि झारखंड में अगर हम लोग, ठीक है, क्या कर देते हैं, 3224 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं, तो 33% जो होना चाहिए पर्यावरण अनुकूलन के लिए, तो उसको हम लोग गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं 2017 में जो रिपोर्ट आया था वन का, फिर 2019 में आया, तो झारखंड में मात्र 58 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा। तो नेचुरल था जो हाल रहा है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना उससे बहुत कुछ अलग नहीं था। अधिकांश पंचवर्षीय योजना को आप बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं बोल सकते हैं, तो इतना ज़्यादा वन क्षेत्र गेन करना मुश्किल था, ठीक है। ये आपका सफल रहा, ठीक है। आज तक जो है झारखंड 33% को गेन नहीं कर सका है, ठीक है, अभी भी 29.5% के आसपास है। तो ये था आपका वन प्रबंधन के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत प्रयास हुआ था। अब इसका उपाय क्या है, ठीक है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे झारखंड में वन क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला तो आपका है सामाजिक और कृषि वानिकी कार्यक्रमों के तहत, ठीक है, प्लस जो वन नीति 1988 है उसके तहत हम लोगों को क्या करना होगा, सघन वृक्षारोपण करना होगा जहां संभव हो। इसके अलावा वनों की उत्पादकता बढ़ानी होगी। यहाँ पर जो है हम लोग वन के उत्पादों का भी सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जितना वन उत्पाद का प्रयोग विकसित देश करते हैं उतना जो है भारत नहीं कर पाता है। उससे हम लोग 6 गुना पीछे हैं, क्योंकि हमारे तरीके जो हैं वैज्ञानिक नहीं हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तरीकों से कटाई, क्योंकि आप जानते हैं वन जो है जैव विविधता को भी बढ़ाते हैं। वन है तो जैव विविधता है, वन नहीं है तो जैव विविधता नहीं है। चाहे भारत में पश्चिमी घाट देखिए, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन देखिए, आप हिमालय देखिए, अमेजन सेक्शन देखिए, सारे जैव विविधता से भरपूर हैं, ठीक है। अब जाइएगा सहारा मरुस्थल में जैव विविधता खोजने, वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीकों से कटाई होने से क्या होता है कि किसी खास प्रजाति का ही आप पेड़ नहीं काट सकते हैं उसमें, ठीक है। तरीका से काटा जाता है कि किस प्रजाति, कौन सा पेड़ छोड़ा जाए, कौन सा नहीं छोड़ा जाए, उससे उत्पादकता जो है बढ़ती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं,
वन में अग्नि को रोकना, निकृष्ट वन जो है झारखंड में लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें सुधार हो सकता है। निकृष्ट वनों में सुधार करना, झूम कृषि को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन ये रुकेगा कब? जब आप वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था देंगे। जो झूम कृषि में रत हैं, वनवासी हों या जनजातीय वर्ग के समुदाय हों, खाना पीना अगर किसी और विधि से उनको मिल जाता है, मनी आ जाता है उनके पास, तो क्यों करेंगे झूम कृषि भटक भटक करके? नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना विकल्प उपलब्ध कराए हुए रोकने का कोशिश कीजिएगा तो ये नहीं रुकेगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है झारखंड के लिए, ठीक है, कि झारखंड के जो वन हैं उनको उद्योग उन्मुख बनाया जाए, ठीक है। अब बिहार है, वहाँ पर कृषि आधारित उद्योग नहीं लगेगा। झारखंड है, यहाँ पर वन और खनिज आधारित उद्योग नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं से तो वन और खनिज का तो यूज होगा ही और रुकेगा नहीं, लेकिन दूसरे स्टेट और दूसरे देश जो हैं लाभान्वित होते रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारे वन हैं झारखंड में, इस तरीके से वन लगाना चाहिए। चाहे ईंधन का ज़रूरत है तो जल्दी बढ़ने वाला हम लकड़ी कोई खास इलाका में लगा सकते हैं, उसको ईंधन के लिए यूज कर सकते हैं। कागज़ उद्योग के लिए अगर तो सबई घास, बांस वगैरह यूज कर सकते हैं। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, डब्बा पैकिंग का निर्माण करना है, ठीक है। माचिस बनाना है तो सलाई वगैरह हुआ, सेमल वगैरह हुआ, हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आपको लगाना होगा। ला है, रेशम कीट का पालन है, सबके बहुत सारी संभावनाएं हैं झारखंड में, ठीक है। साल वृक्ष का भी प्लांट वे में अगर हम लोग खेती करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड को अत्यधिक लाभ होगा। क्लियर? फर्नीचर इंडस्ट्री यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वन का विनाश करते हुए पर्यावरण विनाश किए बिना और पर्यावरण का विनाश किए बिना भी हम विकास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है उचित सरकारी नीति और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। तो ये चीज़ भी आपका जरूरी है। एक चीज़ और जरूरी होगा आपका, प्रशिक्षण, अनुसंधान संस्थान। वन से संबंधित संस्थानों का यहाँ पर स्थापना होना चाहिए झारखंड में, जहाँ उचित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए वन कर्मियों को और जनता के बीच जागरूकता भी फैलाने का कार्य किया जाए इन संस्थानों के द्वारा, और वन क्षेत्र में अनुसंधान किया जाए। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और ये अनुसंधान जो है केवल फाइल्स में नहीं रह जाए, केवल लैब्स में बंद होकर के नहीं रह जाए। ये जाना चाहिए आपका उन लोगों के पास जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, चाहे वनवासी हों या आदिवासी हों, उनको उचित तरीके से इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। सिर्फ वन कर्मियों को आप प्रशिक्षण देंगे तो बहुत कम लोग जो है वन की सुरक्षा में लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप वन अधिकार अधिनियम को सही तरीके से पालन कर इम्प्लीमेंट करवा कर अगर वनवासियों को और जनजातियों को अगर आप प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें उचित तरीके से जागरूक करते हैं, तो उपयोग भी करेंगे और सही तरीके से वन संरक्षण और प्रबंधन में अपनी उचित भागीदारी भी निर्वाह करेंगे। स्पष्ट है कि अधिकारियों को जिम्मेदार बनना होगा, आम जनता को जागरूक बनना होगा। क्लियर? और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी यहाँ पर रोल हो जाता है झारखंड के संदर्भ में, वे भी सक्रिय रहें और सकारात्मक रहें। निश्चित रूप से वन का उचित प्रबंधन झारखंड में संभव है। अब चलिए, जनजातियों और वनवासियों को जो 2006 में वन अधिकार अधिनियम दिया गया, उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम देखिए, यहाँ तो पहले परिभाषा दिया गया है कि कौन जनजाति होंगे और कौन वनवासी होंगे। तो जनजाति कौन होंगे? यानी कि जो जंगल के उत्पादों पर ही निर्भर हैं उस क्षेत्र के, ठीक है। जिस जंगल के अंदर गांव है या जंगल के सीमा पर गांव है,
तो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहते हुए आ रहे हैं, निवास वहाँ करते हुए आ रहे हैं, और उनके जीविका का, वास्तविक जीविका का आधार पूरी तरह से कौन है? जंगल है। अब वनवासी का परिभाषा क्या आता है? जो गैर जनजाति हैं। आदिवासी तो आपके हो गए जो राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, और जो गैर जनजाति हैं लेकिन जंगल में रहते हैं वो वनवासी में आपके आ जाएंगे। तो उनके लिए क्या कहा गया है कि पिछले 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं लगातार, और एक एक पीढ़ी का ईयर्स जो निर्धारित किया गया है वो 25 ईयर्स निर्धारित किया गया है। तो टोटल 75 ईयर्स आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो 75 ईयर्स से रह रहे हैं, और इनका भी दूसरा शर्त सेम है कि वो अपने जीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। तो इन्हें सुविधा मिलेगा वन अधिकार अधिनियम के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। क्या अधिकार मिलेगा? तो गौण वन उत्पादों को, जैसे पत्ता हो गया, सूखी टहनी हो गया, मैंने अभी चर्चा किया, ठीक है, जड़ी बूटी हो गया, छोटा मोटा सूखा हुआ पेड़ जब गिर जाता है तो उसका लकड़ी का प्रयोग हुआ, ठीक है, इस ढंग से मधु हो गया वगैरह, रेशम कीट का पालन हो गया, और वहाँ पर जो ज़मीन दिया जाएगा उनको पट्टा दिया जाएगा, उस पर खेती करने का अधिकार, या तो निजी रूप से या सामूहिक रूप से, लेकिन अपने यूज के लिए, व्यावसायिक रूप से वो नहीं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन न ही पेड़ काटने का अधिकार होगा, न जानवरों की हत्या करने का, किसी भी रूप में उनके अंग निकालने का, ठीक है, घायल करने का, ये सब अधिकार जो है इस अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसके अलावा दिसंबर 2005 से पूर्व अगर किसी वनवासी या जनजाति, ठीक है, जो इस अधिनियम के परिभाषा में आते हैं, उनको किसी जमीन पर हक प्राप्त था जंगल की भूमि पर, ठीक है, और उसको बाद में वन विभाग के द्वारा बेदखल कर दिया गया था या सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, तो उनको जो है फिर से हक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका मुख्य परीक्षा में सिलेबस है क्रियान्वयन, झारखंड में क्या स्थिति है? तो झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो जनजातियों में शिक्षा है और जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण वे अपने अधिकार को आज तक जो है बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एक पहली समस्या ये है। दूसरा जो है कानून को इम्प्लीमेंट करने में यहाँ का वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। पूरे देश के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मात्र अभी 44% लोगों को ही वन में अधिकार मिल सका है, ठीक है, जबकि लंबा समय गुजर गया है। झारखंड की स्थिति जो है और ख़राब है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे मुख्य परीक्षा के क्लासेस के दौरान, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ जो आपका पंचायती व्यवस्था से संबंधित प्रॉब्लम्स है, इसके कारण भी समस्याएं आ रही हैं, और अधिकारी न्यायालय और आपका जो वन विभाग है, ठीक है, वो भी पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सक्रिय नहीं है। इसके कारण भी समस्या आ रही हैं। जनजातियों के बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे लागू होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। शुरू से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, जनजातियों के द्वारा वन संरक्षण में अच्छी तरह से भागीदारी और प्रबंधन में भी जनजातियों और वनवासियों के द्वारा निर्वाह की जा सकती है, और सारा नियम में तो अच्छी तरह से लिखा ही हुआ है, वो एक्स्ट्रा यूज तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, ना ही वन कटाई होगी, ना ही वन जीवों की हत्या होगी। तो इसको जो है अच्छी तरह से लागू करवाना चाहिए झारखंड सरकार को, ताकि जनजातियों की जो आजीविका का आधार है वन, जल, जंगल और ज़मीन, उससे वे जुड़ सकें, वनवासी भी जुड़ सकें, और उनकी गरीबी, बेरोजगारी जो है दूर हो सके, और वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस वन संसाधन समाप्त होते हैं। इसके बारे में डिटेल और भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुख्य परीक्षा में हम लोग फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि काफ़ी डिटेल में मैंने आज पढ़ा दिया है। निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में